साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और इसी तैयारी के क्रम में हम सॉल्व कर रहे हैं टीजीटी अर्थात सेकंड ग्रेड परीक्षा के पुराने पेपर। आज हम जो हल करेंगे पेपर वह है यूपी टीजीटी का 2009 में आयोजित पेपर। इसके अंतर्गत कुल 125 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करेंगे और इस पेपर के माध्यम से अपनी तैयारी का मूल्यांकन हम करेंगे। प्रश्नों की जो संख्या रहेगी, क्रमांक रहेगा, वो रहेगा 631 से लेकर 755 तक, यानी 650 टीजीटी के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं किए हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, फटाफट कर लीजिए। साथ ही साथ पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 9 प्रैक्टिस सेट्स हैं पुराने पेपर के, वो भी सॉल्व कर लीजिए। नेट सहित अन्य जो परीक्षाओं के पुराने पेपर हैं, चाहे आरपीएससी वगैरह, सब के पुराने पेपर सॉल्व कर डालिए फटाफट। प्रतिदिन 100 से 150 प्रश्न आप इनको पढ़ते भी रहेंगे एक एक वीडियो, तो भी आपके परीक्षा तक 4-5 हजार प्रश्न आराम से तैयार हो जाएंगे और इनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। बाकी इसी चैनल पे मिल ही जाऊंगी। जब पेपर हो जाएगा तो उस पेपर को हम सॉल्व भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी भी कि कितने प्रश्न पुराने पेपर से पूछे गए हैं। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बातें बीच बीच में रहती रहेंगी, आपके कमेंट्स के भी जवाब देने की कोशिश करूंगी वीडियो में। फटाफट से देखते हैं पहला प्रश्न, क्रमधारय समास किस में है? चक्रपाणी तो बहुव्रीहि का उदाहरण हो गया, चतुर्युगम में संख्यावाची पद द्विगु का उदाहरण हो गया, माता पिता द्वंद्व हो गया, बचता है हमारा एक नीलोत्पलम। तो नीलोत्पलम क्रमधारय समास है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष गौओं की शाला, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। आंख की किरकिरी होना, कष्टदायक होना या अप्रिय होना, लेकिन आंख की किरकिरी का मतलब होगा कष्टदायक, क्योंकि आंख में जब किरकिरी डल जाती है तो वो कष्ट ही देती है। संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए किसकी सर्वाधिक प्रसिद्धि है? तो हम सभी जानते हैं उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम पदलालित्य दंडी में माघे संति त्रयोगणा। यदि ये पंक्ति आपको याद है तो ये ऐसे दो से, ये जो कभी दंडी को पूछेगा, कभी कालिदास का पूछेगा, कभी भारवी का पूछेगा, तो ये पंक्ति याद कर लीजिए, सही उत्तर निकल आएगा। तो पदलालित्य के लिए जो प्रसिद्ध है वह दंडी, और दंडी की 2 रचनाएं सर्वाधिक पूछी जाती है। एक पूछी जाती है काव्यादर्श और दूसरी पूछी जाती है दश कुमार चरितम। ठीक है, दश कुमार और दंडी तो द से आप लगा लेंगे। बाकी रही काव्यादर्श, तो मैंने उसका बता ही दिया कि अगर आपको आदर्श की स्थापना करनी है तो दंडे का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा है? निसंदेह ओज गुण। तरु रिपु रिपुधर देख के विरहनती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पद रिपु रिपु 2 बार आया है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो, प्रत्येक चरण में 11 व 13वें मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहलाएगा? 11 व 13 पे यति, रोला छंद वह कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? रोला या सोरठा? चेक करके इसको बताती हूँ। वैसे ये सोरठा छंद कहलाएगा जहां तक है ना। दोहा का उल्टा कौन सा होता है? सोरठा, तो ये सोरठा कहलाएगा। बाकी मैं चेक करके इसको कमेंट में कर दूंगी। बाकी आप लोग भी बता दीजिएगा मुझे। कभी कभी रही मन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आए हैं बरत न दे लागे देर। पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो रहीमदास के दोहे प्रसिद्ध हैं, सीधा सा है, ये दोहा ही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है बंग महिला, जिनकी प्रसिद्ध कहानी है दुलाईवाला, जिसका हिंदी साहित्य की प्रथम कहानियों में गणना की जाती है। और संयोग से दुलाई वाली कहानी हम चैनल पे पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ी हो तो कहानी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ का ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद। जो एक इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। ये कल के पेपर में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसकी किसके प्रयासों से हुई थी, ये सब हम कल के पेपर में पढ़ चुके हैं। और लेकिन जब इसका प्रथम आयोजन लखनऊ अर्थात भारत में आयोजित हुआ, तब इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी थे। और मुल्क राज आनंद के माध्यम से इसकी स्थापना 1935 में कहाँ हुई थी? लंदन में की गई थी। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा जी। ठीक है, विख्यात मार्क्सवादी प्रगतिवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। आलोचना से प्रश्न अवश्य ही आएगा। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मनु भंडारी। पूरा उपन्यास हम चैनल पे पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो चैनल से पढ़ लीजिएगा। गमन का विलोम है आगमन, गमन यानी जाना, आगमन यानी आना। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है ना? तो रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। बार बार प्रश्न रिपीट होता है। रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है और हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल शुक्ल जी ने नाम दिया है। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है?
अधिकतर लेखकों ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना है, जो कि 7वीं शती में होने वाले सिद्ध थे। रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य श्रृंगार काव्य है? वीसलदेव रासो। और गेय काव्य भी ये है, इसको भी लिख लीजिए। सारी चीजें घुमा फिरा के पुराने पेपर्स में हम कर चुके हैं, इसीलिए पेपर का स्तर बहुत ही इजी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा पेपर आ गया तो आप सभी लोग तो 100 में से 100 नंबर ले आओगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्ष विलोचन भृंग, रूपक अलंकार का उदाहरण है। सभी जानते हैं, रामचरितमानस में पढ़ने को मिल जाता है। और ये लेटेस्ट 2019 वाला जो पेपर है, 18-19 वाले पीजीटी का पेपर, उसमें मैंने आपको करवाया भी, पूछा हुआ है विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। ठीक है। मालती माधव के रचयिता कौन है? तो मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति। भवभूति की 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। विशेषतः उत्तर रामचरित इनका पूछा जाता है, जिसके माध्यम से करुण रस को सर्वश्रेष्ठ करुण रस की महत्ता इन्होंने स्थापित की है। और जो दूसरी पूछी जाती है वो मालती माधव पूछी जाती है। बहुत से लोगों को शिकायत हो सकती है कि स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा है पढ़ाने की, तेज गति से पढ़ा रही हूँ और ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। भाई देखिए, इतने सारे पुराने पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ ऑप्शन के साथ कि अब पढ़ने का मन ही नहीं करता। दूसरी चीज, मन करे या ना करे, जहाँ ऑप्शन की आवश्यकता है मैं वहाँ आपको पढ़कर भी सुनाती हूँ, समझाती भी हूँ। जिस प्रश्न से अन्य प्रश्न बनने की संभावना हो उसकी भी व्याख्या करके बताती हूँ। तो व्यर्थ में समय गंवाने से क्या फायदा, ठीक है ना। इसलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एक ब्रह्मांड उठावो, काचो गट जिमिटारो फोरी रो कामेरु मुलक जिमितोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है या रौद्र रस है? इसके अंदर रौद्र रस है। ठीक है, कौन सा रस है? इसके अंतर्गत होगा रौद्र रस, है ना। ये सारी कहाँ का वर्णन हो रहा है? ये रूपक बाल पतंग वाला भी, ये कहाँ का? रघुबर बाल पतंग, ये सब सीता स्वयंवर का वर्णन है। वहीं से दोनों उदाहरण इन्होंने उठा लिए हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजने, नयन इधर मन भाई। कौन सा गुण है? साकेत की पंक्तियां हैं। मैथिली शरणगुप्त का साकेत पढ़ा है ना हमने चैनल के, उसी की पंक्तियां हैं। और ये वाला ये वाला जो पद है मेरा फेवरेट है, माधुर्य गुण इसमें है ना। कितना सुंदर पद है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजने, नयन इधर मनवाए, फैलिया उनके तन का आतप, है ना। चलिए आगे, फिर कहेंगे कि मैडम पता नहीं कहाँ खो गई। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को। निश्चित सी बात है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवियत्री, कवित्री सी नंबर का ऑप्शन सही। वैसे तो इसमें ए बी और सी भी एक सही प्रिंट है, पर इसमें इत्यादि का सही संधि है इति धन आदि। तेजोमय का सही संधि है तेज धन में। हरिश्चंद्र में किस संधि? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो व्यंजन संधि है। लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो सूर्य के गलत हैं। दिवस सूर्य का नहीं होता, न दिन होता है न रात होती है। अपव्यय का विलोम है मितव्यय, कम खर्च करना। रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंश जो है कालिदास का महाकाव्य है। चैन की बंसी बजाना का मतलब है मौज करना। रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति से बहुवचन में होगा रमासु। अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति का रूप है मया अवभ्याम अस्माभि। हिंदी साहित्य की पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन न विराज ही, कविता वनिता मित केशवदास की हैं। केशवदास को रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है, क्योंकि इनका मानना है कि जिस प्रकार आभूषण के बिना स्त्री कितनी भी सुंदर हो, सुसज्जित नहीं होती, उसी प्रकार कविता भी अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होती। तो बहुत ज्यादा अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, इसीलिए कठिन काव्य का प्रेत भी शुक्ल ने इनको कहा है। अभिज्ञ शब्द का विलोम है विज्ञ। रीतिकाल का समय सीमा जो थी, जो समय सीमा रीतिकाल की मानी जाती है, वो मानी जाती है 1373 से 1700 ईस्वी विक्रम संवत तक। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता आदि का यमक अलंकार का उदाहरण है, जो बचपन से रटते आए हैं। सखी नील नवस्तर से निकला ये हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला उनको चरता चरता। आहा हा, क्या रूप अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो सांग रूपक ये है। तो ये भी साकेत का ही एक पद है, सांग रूपक है यहाँ पे, है ना। सूर्य जब निकल रहा है तो उसको हंस
के माध्यम से सूर्य और हंस दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ। सांगरूपक बांधा गया है। सही युग्म को चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, ये वाला सही युग्म है क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो अवधि जो है पूर्वी हिंदी की, बिहारी की नहीं है। क्या क्या कह रही है बेटा? हिंदी की श ध्वनि है तो श तालव्य है। कान भरना का अर्थ है चुगली करना। अलौकिक का शब्द रूप, अलौकिक का शुद्ध रूप है अलौकिक। अतिथि का पर्यायवाची है आगुंतुक। आजन्म शब्द में समास है कर्मधारय। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। नीमक किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास की। राम शब्द की षष्ठी एक वचन का रूप है रामी। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पटसी, है ना। पट धातु वर्तमान काल यानी लट लकार, लट लकार हो गया ना। पठती पठंत पठन, पठती पठत पठंती, पटसी पठत पठत, पठामी पठावह पठामे, तो पटसी होगा। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना, है ना। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो सकते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसको रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यदि आप पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां याद कर लें, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। नहुष नाटक लिखा गया है गोपाल चंद के द्वारा। इसको हिंदी का प्रथम नाटक भी माना जाता है। गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। तिरंगा शब्द में समास है द्विगु। रामचरितमानस के कुल कांड हैं 7। भगवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। भगवंती के रचयिता हैं सुदर्शन। भाग्यवंती जिसके दर्शन सुंदर होते हैं ना, भागवंती के दर्शन सुंदर होते हैं। अखरावट के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? अब कल का वाला जो हमने पेपर पढ़ा था उसमें आलपिन फ्रेंच के उदाहरण में दे रखा था, लेकिन कारतूस पढ़ा था ना हमने, कारतूस आलपिन ऐसा कुछ करके पढ़ा था। चलिए देखते हैं। तो ये पुर्तगाली में दिया हुआ है इसको, लेकिन इसको चेक करेंगे, बल्कि विदेशी और ये जो सब भाषाओं के शब्द है ना, इनका एक आपको दे देंगे, नोट्स दे देंगे, ठीक है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। ऊंची दुकान फीका पकवान। सुख सागर किसकी रचना है? तो सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है। कोणार्क नाटक के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। वैराग्य संदीपनी रचना है तुलसीदास की। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि श्याम सुंदर दास ने इसको स्थापित किया था 1900 में, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कार्यभार ग्रहण किया, इसको प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाया। 1920 तक उन्होंने इसका संपादन किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती ये दोनों एक दूसरे के परिचायक हैं। किस राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया है? तो शुक्ल ने नंददास को कहा है कि नंददास जड़िया और कवि गढ़िया। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। चैनल पे पढ़ चुके हैं शिव शंभू के चिट्ठे। सही क्रम लगाना है तो सबसे पहले छायावाद आया, छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया। सबसे पहले आता है अपना भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद, फिर प्रगति, फिर प्रयोग और फिर नई कविता। और रसज्ञ रंजन के सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध कृति है रसज्ञ रंजन, जो बार बार पूछी जाती है। आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो 1900 में प्रकाशित हुई थी इंदुमती, तो इसी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, इंदुमती को। विवादित है ये प्रश्न तो खैर कि किसे मानना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? 4। हिंदी के रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना है पद्मराग। पद्म राग। एक सेकंड रुकेगा। हाँ बेटा, पहले तो आप ये नीचे वाला लोअर चेंज करो, ठीक, मैं अपना वेट नहीं, कुछ नहीं करूँगी। जाइए आप नीचे जाइए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? 4। हिंदी में रेखाचित्र पद्म पराग है इनका जो है,
बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, अविधा। सही युग्म को चिन्हित कीजिए। वैदर्भी में माधुर्य गुण होता है, गौड़ी में माधुर्य गुण नहीं होता। पांचाली में ओज नहीं होता, गौड़ी में प्रसाद नहीं। तो वैदर्भी में माधुर्य, वैदर्भी रीति के अंतर्गत माधुर्य गुण होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। अनुभाव के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये सात्विक और वाचिक दो होते हैं। कायिक और वाचक। ओहो, एकदम से ना जब बच्चे बीच में आ जाते हैं ना, पता नहीं माइंड कैसे डिस्टर्ब हो जाता है। कायिक और वाचक होते हैं, ठीक है। अनुष्टुप क्या है? एक छंद है और ये बार बार पूछे जाने वाले। सही कथन का चुनिए। य और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, ये गलत है। अवदेश का विग्रह अवधनदेश होगा, ये भी गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, यह भी गलत है। य और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं, हो सकता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि संकेत, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं भाई जो मैं आपको समझाऊं, है ना। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है, कर्ता ने कर्म को, तो को इसके लिए चिन्ह प्रयुक्त होगा। अन्याय का सही विच्छेद होगा अन्य धन अन्य। शिशुपाल वध के रचयिता हैं माघ कवि। श्रीहर्ष की रचना है नैषद काव्य। व्यंजन संधि का उदाहरण है, कौन सा है? गंगाधन उदकम। सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया है ना, स्वर संधि में आता है ना ये। तो वापस से देखते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो गंगाधन उदकम, गंगोदकम ये स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन का उदाहरण नहीं है। स्वस्तित्व का सही संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु, अस्तु, स्वस्ति धन अस्तु। कौन सा सही नहीं है? तो राम लक्ष्मणों अव्यय भाव नहीं होता। राम और लक्ष्मणों, राम च लक्ष्मण च, ये द्वंद्व समास है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? हम सभी जानते हैं चंद्रवरदाई जी हैं, इसके लिए ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को बताया गया है, बाकी तो ये सही नहीं हो सकता। नई कविता का जहाँ से प्रारंभ मानते हैं नहीं हो सकता, पर इसमें ऑप्शन में जो जितने भी हैं उनमें तो फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ही आप करोगे। देव कवि किस जिले के थे? तो इटावा के रहने वाले थे। घनानंद की कृतियां किस भाषा में? ब्रज में हैं। सही युग्म का चयन करना है। मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है आखिरी चट्टान तक, है ना। तूफानों के बीच शायद रांगे यादव का, या रांगे राघव का है। विलायत यात्रा प्रेमघन की या प्रताप नारायण मिश्र की है। और हिमालय यात्रा राहुल सांस्कृतन की है, किसी और की होगी, रामवृक्ष बेनीपुरी की तो नहीं है। लेकिन आखिरी चट्टान मोहन राकेश की है। सूरदास का ग्रंथ है सूरसागर। जगन्नाथ का है उद्धव शतक। कबीर का है बीजक और पंत का है लोकायतन, हम सभी जानते हैं। परिमल किस कवि की रचना है? तो निराला की रचना है परिमल। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा है वो कौन सी है? तो कामायनी की भाषा है। खड़ी बोली इसकी भाषा है। चैनल पे कामायनी पढ़ चुके हैं। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनिपत, तुम चंदन हम पानी। तो इनके रचयिता देखने पड़ेंगे। रचनाएं तो आप याद नहीं कर सकते। सन अंधेर नगरी भारतेंदु जी की रचना है, तो भारतेंदु काल सबसे पहले आया। तो अंधेर नगरी हम चैनल पे पढ़ चुके हैं। टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो अंधेर नगरी सबसे पहले आई क्योंकि त्यागपत्र है जैनेन्द्र की। आत्मनिपद है अज्ञे की। तुम चंदन हम पानी ये किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की है। तो इस तरीके से ये बाद के कवि हैं, तो अंधेर नगरी इसका हो गया। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति लेकर आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन किस लेखक का है? तो ये डॉक्टर सत्येंद्र का कथन है, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों में 3 लेखक कौन कौन से हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये नेट के स्तर के प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न नेट परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं। कौन सा कथन असत्य है? संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो रामाश्रय शाखा के कवि थे। कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो भाषा भूषण कल के पेपर में हमने पढ़ा जसवंत सिंह का है, तो सीधी सी बात है ये इनका नहीं है।
भाषाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय, दो जसवंत सिंह के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, मैंने कल आपको बताया था। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि जो निश्चित की है वो की है 1925 से 1950 विक्रमी तक। देखिए, शुक्ल की पुस्तक का जो इंडेक्स बनी हुई है आगे, उससे ये प्रश्न पूछ लिया है। और प्रथम उत्थान की शुक्ल ने क्या मानी है, द्वितीय उत्थान की शुक्ल ने क्या मानी है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप शुक्ल की पुस्तक को अवश्य पढ़ लें, ठीक है। बाकी चैनल पे मैंने पढ़ाई है, मेरे साथ पढ़ने से लाभ ये होगा कि जो पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो हाईलाइट करवाए हैं, जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो हाईलाइट करवाएं, आगे जो पूछे जाने की संभावना है उसको भी मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया है। तो आप बैठ के नोट्स तैयार करना चाहें कर सकते हैं। शुक्ल और सरल इतिहास, दो पुस्तकें आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा आपको इतिहास में उलझने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी वीडियो के लास्ट में कुछ बातें करूंगी, अभी पहले वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वैदेही वनवास काव्य किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। इन्हीं का हरिओद सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, वो इन्हीं की रचना है। और रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और प्रसिद्ध रचना है उद्धव शतक, आधुनिक काल के कवि हैं। रंग में भंग काव्य कृति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद संस्कृत में है। मार्गस्य उभयता वृक्षः सन्ति। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साही। मोहन से चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम। तो उपमा के लिए कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है रस्सी, रस्सी रिपीटेड है। जिसमें धैर्य ना हो अधीर, यह भी रिपीट हुआ है। आवरण शब्द का विलोम है अनावरण। हनुमान का पर्यायवाची नहीं है राम भक्त। राम भक्त कोई भी हो सकता है, लेकिन पवन सुत कपीश्वर और बजरंग बली हनुमान के पर्यायवाची हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती। अष्टछाप का प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विट्ठल नाथ के शिष्य थे। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? शुक्ल के अनुसार 16 इनके ग्रंथ माने जाते हैं। प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा रचित है? यह प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक कहानी है। 16 है या 12 है, ये चेक कर लेंगे हम। आगे है धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी मिला था? संसद से सड़क तक। बिहारी सतसई में दोहे हैं 719। इसी के साथ हमने अपने 20-22 मिनट के अंदर हमने 125 प्रश्न हिंदी के तैयार कर लिए। आशा करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पसंद आए होंगे। आप वीडियोस को शेयर कीजिए और जो भी विद्यार्थी मेरे बिना कहे या मुझे बिना बताए भी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं अपने मित्रों तक, किसी भी प्रकार चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता करें, सहयोग दे रहे हैं, उन सभी के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। पेपर तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन एक जो प्रश्न आप लोगों का बार बार पूछे जा रहे हैं, आपके हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए क्या पढ़ें? कल भी तो देखिए बहुत सारी पुस्तकें, 2 प्रश्न है, एक हिंदी साहित्य की अच्छी पुस्तकें कौन सी हैं और एक परीक्षा पास करने के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें। तो नेट परीक्षा की तैयारी करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपको हिंदी साहित्य की पुस्तकों से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। ध्यानपूर्वक उसे देखेंगे तो सारे संशय दूर हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए 2 पुस्तकें पढ़ लीजिए। सरल इतिहास पढ़ लीजिए, चाहे विश्वनाथ त्रिपाठी का पढ़ लीजिए या 11वीं-12वीं की बुक में से पढ़ लीजिए, वही बात है। और इसके अलावा जो दूसरी पुस्तक आपको पीजीटी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे पढ़नी है वो है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। ज़रूर पढ़िएगा, उसी से सर्वाधिक प्रश्न आएंगे। तीसरी बात, रामस्वरूप चतुर्वेदी से नेट में 1 प्रश्न आएगा। बच्चन सिंह का भी 1 प्रश्न आ सकता है और हजारी प्रसाद से भी 1 प्रश्न आ सकता है, लेकिन सिर्फ एक प्रश्न के लिए पूरे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शुक्ल और सरल इतिहास पढ़ लीजिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलूंगी कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।